चलो जल्दी करो, मेरे बच्चे को फीड कराओ। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए नहीं लाया। तुमको बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का और अपनी सगी बहन की जगह लेने का। अब तुम्हारी गलती की सजा यही है कि तुम मेरे बच्चे को फीड कराओगी मेरे सामने। होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने नहीं वाला। उठाओ अपनी खमीज और फीड कराओ। चलो शाबाश, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसने शादी की रात ही ऐसी बातें कही तो मेरे होश उड़ गए। उसकी बातें सुनकर मैं कैसे इस बच्चे को फीड करवा सकती थी। मैं तो कुंवारी थी और जबरदस्ती उसने मेरी बहन के मरते ही मुझसे निकाह कर लिया था और अब मुझसे ये सब करवा रहा था। अब मैं इसे कैसे समझाती इस पागल शख्स को कि मैं अभी बच्चे को फीड नहीं करवा सकती। आप बात को समझने की कोशिश करें। बिना बच्चा पैदा करे आपके बच्चे को फीड कैसे करवा सकती हूँ। आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत करें। मैं नहीं कर सकती प्लीज। मेरा इतना कहना था कि इसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, अगर तुम नहीं फीड कराओगी मेरे बच्चे को तो मैं ही इस बच्चे को फीड कराऊंगा तुम्हारे सीने से। ये कहकर मेरे आगे बढ़ा और एकदम से इसने मेरी खमीज उतारी तो इसके नाखून के निशान मेरे सीने पर गड़ गए थे। एकदम से खून निकलने लगा था। फिर इसने मुझ पर बिना रहम खाए इस बच्चे को मेरी धड़कनों से लगाया और कहने लगा, पहले तुम इस बच्चे की भूख मिटाओगी, फिर मेरी भूख मिटाओगी, वो भी मेरे बिस्तर में आकर। मैं इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। ये बच्चा भी ग़िज़ा की तलाश में मेरी धड़कनों में लगकर था। क्या इसे इतना भी नहीं पता था कि मैं कैसे इस बच्चे को फीड करवा सकती हूँ। फिर ये बच्चा मेरी धड़कनों से लगकर ही सो गया और ये सामने सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। मुझे तो बहुत शर्म सी आ रही थी। जब ये बच्चा सो गया तो ये शख्स मेरे करीब आया और बच्चे को मुझसे जुदा करके इसे बेबी बेड पर लिटा दिया। जब तक ये बच्चे को लिटाता मैं इसके कमरे से जाने लगी थी। फिर इसने जल्दी से आकर मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे उठाकर बेड पर पटका था। मेरे तो मुंह से एकदम से चीख निकली थी। फिर इसने मुझे हर पर्दे से आजाद करके मेरे साथ सुबह तक। मेरा नाम आयशा है और मैं 16 साल की थी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था। बचपन में ही मेरे बाबा इंतकाल कर गए थे और मेरी माँ और हम 2 ही बहनें थी। मेरी बड़ी बहन जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की थी। वो ज्यादा किसी भी झंझट में नहीं पड़ती थी और मेरी माँ बाबा के जाने के बाद बहुत बीमार से रहने लगी थी क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही फिक्र थी। एक दिन पड़ोस वाले आंटी ने फातिमा बाजी यानी कि मेरी बड़ी बहन इनके लिए रिश्ता लेकर आई थी। लड़का बहुत ही अमीर था, खाते पीते घराने का था और अपने चाचा के पास ही रहता था। मेरी फातिमा बाजी को इसने एक शादी में देखा था जो कि फातिमा बाजी अपने किसी दोस्त की शादी में गई हुई थी और इसकी शादी में आया हुआ था। और जब इस लड़के की नजर मेरी फातिमा बाजी पर पड़ी तो वो इनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ फातिमा बाजी से ही करेगा। इसी तरह वो लड़का फातिमा बाजी के लिए रिश्ता भेजा था। तो इस रिश्ते का सुनकर अम्मा तो बहुत ही खुश हुई और ढेर सारी दुआएं फातिमा बाजी को देने लगी। और जब इस रिश्ते के बारे में फातिमा बाजी से बात की तो फातिमा बाजी ने भी खुशी खुशी इस रिश्ते की हामी भर ली थी और यूं फातिमा बाजी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी का खर्चा भी इसी लड़के ने पूरा उठा रखा था, इसलिए अम्मा को ज्यादा शादी का खर्चा करना ना पड़ा। अम्मा बहुत ही खुश थी और यूं शादी होकर फातिमा बाजी रुखसत होकर अपने शौहर अली के साथ चली गई थी और बहुत ही खुशी खुशी अपने शौहर अली के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और इनकी शादी को 6 माह गुजर चुके थे और इन 6 माह में फातिमा बाजी पहली बार अपने मायके आई थी। मैं तो इनसे बहुत नाराजगी दिखाई थी। आप तो शादी होकर हमें भूल ही गई हैं, आप एक दफा भी हमसे मिलने के लिए नहीं आई। तो फातिमा बाजी कहने लगी, मैं क्या करूं आयशा, तुम्हारी बहनें भी जो है ना उनको ज्यादा पसंद नहीं कि मैं ज्यादातर अपने मायके आऊं क्योंकि वो मुझे ज्यादातर छोड़कर नहीं रह सकती, इसीलिए। और आज भी वो मुझे शाम लेने आ जाएंगे क्योंकि इनको मेरे बगैर नींद नहीं आती, इसीलिए। फिर मैं शरारत से कहने लगी, अरे वाह बाजी, आप तो किस्मत वाली निकली, आपके शौहर आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं।
काश मुझे भी अली भाई जैसे ही शौहर मिल जाए। ये कह ही रही थी कि दरवाजे पर अली भाई खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन रहे थे और इनका मिजाज थोड़ा गुस्से वाला था। मैं अपने बहन के सामने तो बातें बहुत ज्यादा कर लेती थी, लेकिन अली भाई के सामने चुप रह जाती थी क्योंकि वो हर हमेशा गुस्से में ही रहते थे। इसलिए मुझे इनसे थोड़ा खौफ महसूस होता था। वो थोड़ी देर के लिए मुझे घूरे और फातिमा बाजी को बाहर से ही लेकर चले गए। अब फिर से घर में मैं और अम्मा अकेले रह गई। अब तो मैं कॉलेज भी जाने लगी थी क्योंकि मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा फातिमा बाजी के शौहर ही उठाते थे। अब तो फातिमा बाजी वो अपने शौहर के साथ घर चली गई थी। फिर 2 माह गुजर गए थे कि फातिमा बाजी ने अम्मा को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई थी कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन डॉक्टर ने इन्हें सख्ती से कहा था कि वो 9 माह तक पूरे तौर से बेड रेस्ट करें और ऐसे में घर में मुलाजिम भी थे, लेकिन वो घर की जिम्मेदारी इन्हें देना नहीं चाहती थी। इसलिए थोड़े दिनों के लिए आप आयशा को मेरे घर भेज दें। इस बात को लेकर मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि मैं हमेशा से ही फातिमा बाजी से बहुत ही क्लोज रहती थी और इतने महीनों के बाद मुझे इनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। इसके लिए तो मैं खुशी से झूम रही थी, लेकिन मेरे दिल में यह खौफ भी था कि फातिमा बाजी के शौहर बड़ी सख्त मिजाज के थे। अगर इनके घर में मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन मुझे तो फातिमा बाजी के साथ रहने की बहुत ही खुशी थी। अम्मा ने भी इस बात पर हामी भर ली थी और मुझे लेने के लिए फातिमा बाजी के शौहर यानी कि मेरे बहनें भी आए थे। उन्होंने अम्मा से कहा कि फातिमा को सफर करना मना है, इसलिए सिर्फ मैं ही आया हूँ आयशा को लेने के लिए। अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और मुझे बहनेवी के साथ अम्मा ने भेज दिया। ना जाने इस खड़ूस जैसे इंसान के साथ फातिमा बाजी जिंदगी कैसे गुजार रही थी। इतना खड़ूस इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था क्योंकि गाड़ी में पूरा रास्ता वो खामोश था। मुझे तो इनके साथ दम घुट रहा था। पूरे 3 घंटे सफर करने के बाद हम घर पहुंच गए थे और फातिमा बाजी को देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और हम दोनों बहनें खुशी से गले मिल गए। और मेरे आने से पहले ही फातिमा बाजी ने मेरा रूम सेट करवा दिया था। अब यूं ही मैं फातिमा बाजी के घर रहने लगी थी। मुझे इनके घर आए हुए 4 महीने गुजर गए थे और फातिमा बाजी को इन दिनों बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि फातिमा बाजी के बच्चेदानी कमजोर होने की वजह से हर दिन तकलीफ होती थी और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक दिन फातिमा बाजी मुझसे कहने लगी, आयशा अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे बच्चे को और अली का ख्याल रखना क्योंकि अली का भी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है और मेरा बच्चा इस दुनिया में माँ के बगैर कैसे जिएगा। और मुझे तुम पर ही भरोसा है कि तुम मेरे शौहर और मेरे बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लोगी। तुम मुझसे वादा करो। ये कहकर फातिमा बाजी बहुत दुख से रोने लगी। मैं एकदम से फातिमा बाजी के आगे बढ़ी और इनका हाथ पकड़कर कहने लगी, फातिमा बाजी आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दुआ करूंगी कि आप अपने बच्चे और शौहर पर हिफाजत से रहेंगी। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। तभी फातिमा बाजी कहने लगी, नहीं आयशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े ही दिनों की ही मेहमान हूँ, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे और शौहर को अकेला नहीं छोड़ोगी। तो मैंने कहा, फातिमा बाजी क्या मैं अली भाई से कहूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं और आपको इलाज की जरूरत है? तो फातिमा बाजी ने कहा, नहीं, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। वो पहले से ही बहुत परेशान है मुझे लेकर अब, और मैं इन्हें परेशान नहीं देख सकती, इसलिए तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें मेरी कसम है। फातिमा बाजी ने मुझे अपनी कसम देकर बहुत तकलीफ में डाल दिया था और मैं रोज अल्लाह के पास फातिमा बाजी के लिए दुआ करती कि वो हिफाजत से अपने बच्चे को पैदा करें और इन्हें जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और अली भाई भी फातिमा बाजी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इन दोनों को देखकर बहुत खुशी होती थी। अली भाई कितनी मोहब्बत करते हैं फातिमा बाजी से। अल्लाह इन्हें एक दूसरे पर हिफाजत से रखें। लेकिन क्या पता था कि किस्मत कुछ और ही चाहती थी। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो फातिमा बाजी को बहुत दर्द होने लगा। जल्दी इन्हें अली भाई और मैं हॉस्पिटल ले गए थे और मैंने अम्मा को भी फोन कर दिया था। अम्मा भी 2-3 घंटे के सफर के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मैंने अम्मा को भी फोन कर दिया था। अम्मा भी 2-3 घंटे के सफर के बाद हॉस्पिटल पहुंच गई थी
और अभी भी फातिमा बाजी का ऑपरेशन चल रहा था। थोड़े ही वक्त बाद डॉक्टर ने एक ऐसी खबर आकर सुनाई जिसे सुनकर हम सबके सरों पर आसमान आ गिरा था। डॉक्टर ने कहा, आपको बेटा हुआ है और आपके लिए ये एक बुरी खबर ये भी है कि आपकी बीवी को हम बचा नहीं सके। आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनना था कि हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हमारी जबान से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। फिर कुछ लम्हे बाद अली भाई ने चीख कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। फातिमा, वो एकदम से चीख पड़े थे। डॉक्टर की बात सुनकर हम भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे थे। हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमें फातिमा बाजी छोड़कर चली जाएंगी। अम्मा भी अब बेहोशी से गिरते गिरते बची थी। मैंने हिम्मत करके अम्मा को संभाला। पहली बार हम पर इतना बड़ा आसमान टूट पड़ा था। अली भाई तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सके थे। घुटनों के बल बैठकर वहीं पर रोने लगे। थोड़े ही वक्त के बाद नर्स ने आकर एक प्यारा सा बेटा लाकर मुझे दिया, जिसके मासूम चेहरे को मैं बहुत गौर से देखने लगी। दुनिया में अपनी आंखें खोलने से पहले ही यह मासूम बच्चा अपनी माँ को खो गया और इसी दौरान मुझे अपने फातिमा बाजी का किया हुआ वादा याद आया, जो उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का और अली भाई का ख्याल रखना। यही सोचकर मैंने बच्चे को लेकर अली भाई के पास ले गई, जो कि अभी भी अपनी बीवी के लिए आंसू बहा रहे थे। बच्चे को इनके सामने किया और कहने लगी, अली भाई देखें, आपका बच्चा बिल्कुल फातिमा बाजी पर गया है। तो वो बच्चे को बड़े गौर से देखने लगे और अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर फिर से रोने लगे। थोड़े वक्त के बाद फातिमा बाजी की मैयत को घर ले आए और इनकी तदफीन कर दी। फातिमा बाजी के बगैर ये घर काटने को दौड़ रहा था। अम्मा की भी हालत फातिमा बाजी के जानने का सदमा लेकर बहुत बिगड़ गई थी। अम्मा भी थोड़ी वक्त खामोश खामोश से रहती और थोड़े वक्त रोने लगती। अम्मा हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए फातिमा बाजी का जाने का दुख तो इन्हें बहुत गहरा लगा था दिल को। इसलिए अब अम्मा की भी तबीयत काफी खराब रहती थी। अब बच्चे फैजान को तो मेरी आदत सी हो गई थी, क्योंकि मैं ही इसे दिन रात एक माँ की तरह संभाल रही थी। हम तो बच्चे को लेकर अपने घर आ गए थे। अली भाई तो जब से फातिमा बाजी फौत हुई थी, इस बात से उन्होंने बच्चे को मिलने तक न आए थे। अब बच्चा भी पूरे 1 माह का हो गया था। इस दिन सुबह में अली भाई फैजान को देखने के लिए हमारे घर आए थे और बहुत देर तक वो बच्चे के साथ खेलते मुस्कुराते रहे। तभी अम्मा ने भी एक फैसला ले रखा था कि वो मेरी शादी अली भाई से कर देना चाहती हैं। अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं फातिमा बाजी का बच्चा अच्छे से संभाल लूं, इसलिए वो बच्चे पर किसी गैर औरत का साया नहीं डालना चाहती थी। इसलिए बहुत हिम्मत करके अम्मा ने अली भाई से बात करने की कोशिश की। बेटा अली, अगर तुम बुरा न मनाओ तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम निकाह कर लो आयशा से। अब कब तक तुम भी यूं ही तन्हा जिंदगी गुजारोगे? अल्लाह ने तो इसकी अमानत को अपने पास बुला लिया। अब थोड़ी ना तुम इसे गम को जिंदगी भर के लिए अपनाते फिरोगे। ये क्या कह रही है आंटी आप? निकाह, वो भी आयशा से? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं फातिमा की बहन से ही निकाह कर लूं? मैंने कभी भी फातिमा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। मैं अब भी फातिमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बेटा अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए तो कर लो। कब तक तुम भी तन्हा रहोगी? और आयशा भी तो कुंवारी है। अगर इसकी शादी बाहर कर दूंगी तो इस बच्चे को कौन संभालेगा? अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि इस हालत में भी बच्चा संभालती फिरूं। बाहर की औरत के बजाय तुम आयशा से ही निकाह कर लो। लेकिन अम्मा के लाख कहने के बावजूद भी अली भाई इनकार करते रहे। लेकिन मुझे अली भाई से निकाह करने पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फातिमा बाजी से किया हुआ वादा पूरा करना चाहती थी। लेकिन अली भाई तो इनकार करके चले गए थे। अम्मा इस बात को लेकर बहुत दुखी हो गई थी। अब तो हर दिन अम्मा की तबीयत काफी खराब रहती थी। एक दिन तो फिर से मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि अम्मा भी मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं था। सब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अब अली भाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, देखो तुम आकर मेरे घर में रह सकती हो। मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई रिश्ते के बगैर नहीं रह सकती। लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। तो अली भाई ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो?
मैंने कहा फातिमा बाजी की यही ख्वाहिश थी कि आप मुझसे निकाह कर ले और मैं आपकी बीवी बनकर आपके बच्चे को संभाल सकूं, और मैं फातिमा बाजी के साथ किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। यह कहकर उन्होंने निकाह का इंतजाम कर दिया और आज ही हमारा निकाह हो गया। अब मैं अली की बीवी बनकर बच्चे के साथ इनके घर पहुंच गई थी और अब तो काफी रात भी हो चुकी थी और अब तक अली घर पर नहीं आए थे। मैं बच्चे को फीडर में फीड करा के सुला चुकी थी और बच्चे के पास ही लेट चुकी थी और बहुत गहरी नींद में सो गई थी। तभी एकदम से दरवाजा खटक होने की आवाज आई थी। एकदम से मैं हड़बड़ाकर उठी थी तो सामने अली खड़े हुए थे। कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, और ये क्या, तुमने मेरे बच्चे को भूखा ही सुला दिया, तुमने इसे फीड नहीं करवाया। तो मैंने कहा मैंने फीडर से करवाया था तभी ये सोया है। तो वो एकदम से चिल्लाकर कहा, क्या तुमने मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध पिलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध पिलाओ? अब मेरा बच्चा फीडर में फीड नहीं करेगा, अब से तुम ही इसे फीड कराओगी। जी मैं कैसे फीड करवा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं करवा सकती? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का और अपनी बहन की जगह लेने का, तो अब मेरे बच्चे को भी तुम ही फीड कराओगी। नहीं अली जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मुझे आपकी बीवी बनने का शौक था। मैंने तो अपनी फातिमा बाजी का किया हुआ वादा पूरा किया है और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि फातिमा तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी वादा किया होगा। तुम तो पहले से ही मुझ पर गलत नजर रखी हुई थी। तुम ही मेरी बीवी बनना चाहती थी और बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का। चलो उठो और ये कपड़े पहनो, आज तुम्हारी सुहाग रात है। तुम फातिमा की जगह ले सकती हो तो सुहाग रात क्यों नहीं मना सकती? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। देखिए अली साहब, आप शायद इस वक्त नशे में हैं और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ आपकी बीवी बनकर इसलिए नहीं आई कि मैं आपके साथ सुहाग रात मनाऊं। मैं तो यहाँ पर आपके बच्चे के लिए आई हूँ ताकि आपके बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। देखो, मैं ये तुम्हारी ड्रामेबाजी अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। शुरू से तुम्हारी नजर मुझ पर थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बहन के शौहर पर ही बुरी नजर रखी हुई थी और अब यहाँ बैठे नखरे दिखा रही हो। चलो उठो, मेरे कमरे में चलो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल वादा कैसे निभाते हैं। मुझे अली की बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने सख्ती से बेड की चादर अपने हाथों से पकड़ लिया तो अली ने मुझे एकदम से अपने बाजू में लिया और उठाकर मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं बार बार इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो शायद पूरे नशे में था और नशे में ही ये सब वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाकर इसने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। देखें अली साहब, आप होश में नहीं हैं। आप मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपके बच्चे की खातिर यहाँ पर आई हुई हूँ। मेरी लाख बातें भी इसके सामने फजूल सी थी। वो मुझे एकदम से बेड पर धक्का दिया और अपने शर्ट उतारने लगा। मैं डर के मारे इससे पीछे हटने लगी। नहीं अली, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन वो होश की दुनिया में नहीं था। वो एकदम से मेरे करीब आया और मेरे बाजुओं को पकड़कर खींचा और मुझे अपने नीचे लिया और मेरे साथ बहुत सख्ती से वो सब कुछ किया जिसके बारे में मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और इसने मेरे साथ नशे की हालत में ना जाने कितने ही दफा मेरे साथ, तो मेरा चीखना चिल्लाना भी इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसने पूरा मुझ में समा गया था। और जब इसे मुझसे तस्कीन हासिल हुई तो वो मुझे अपनी बाहों में लेकर ही सो गया। इसकी संगत पाकर मेरा अंग अंग दर्द इतना कर रहा था कि मैं भी नींद में वही सो गई। जब दर्द से कराते हुए उठी तो पूरा बेड पर खून फैल चुका था। मेरा थोड़ा सा हिलने पर ही वो भी जाग गया। जब मुझे अपने पास देखा तो वो एकदम से चौंका और जल्दी से मुझ पर चादर उड़ाई। ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैंने कहा, तुमने तो मेरा लिहाज ही नहीं किया। नशे में ऐसे धुत थे कि मेरे साथ सख्ती से सारी रात आपने वो सब कुछ कर डाला जो आपके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ओह शिट, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दो आयशा, प्लीज। मैं फातिमा के अलावा किसी के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तुमने मुझे ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? मुझे होश में लाने की कोशिश क्यों नहीं की?
मैंने कहा, आपने तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप तो बस अपनी मनमानी मुझ पर करना चाहते थे। यह कहकर मैं रोने लगी। तुम अपने कपड़े पहन लो, यह कहकर वो बाहर चला गया और मुझे उठने की भी हिम्मत नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके मैं वॉशरूम गई और गुस्ल किया और कपड़े पहनकर बाहर आ गई। मुझे पता था ये सब अली अपने होश से गुम होकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने संभलने का मौका भी नहीं दिया था। अब तो मुझे इनके सामने जाने से भी बहुत शर्म आ रही थी और इनसे मुझे बहुत खौफ भी हो रहा था। मैं तो इनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी और सीधा फैजान के कमरे में चली गई। 2-3 दिन ऐसे ही कमरे में बंद रही तो चौथे दिन अली ही फैजान के कमरे में आ गए थे। इनके आते ही मेरी सांसें जैसे अटक सी गई थी, लेकिन उन्होंने बच्चे को मेरी गोद से उठाया और मेरे पास ही बैठ गए। मैं थोड़ा इनसे दूर होकर बैठ गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, देखो आयशा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो तो मैं गमज़्यादा होकर पहली बार नशा किया था और नशे की हालत में मैं तुम्हारे साथ ये सब कर बैठा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। और मैंने यह फैसला किया है कि मेरा निकाह तुमसे हुआ है और तुम भी पूरे हक से मेरी बीवी बन चुकी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक नया रिश्ता शुरू करें। हमारे वास्ते तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए अगर तुम इस रिश्ते को सच्चे दिल से कबूल करना चाहती हो तो मेरे साथ मेरी बीवी बनकर गुजार सकती हो। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा निकाह किसी अच्छे इंसान के साथ करवा दूंगा। तुम्हारा फैसला मुझे बता दो। ये सुनना था कि एकदम से मैं अली की तरफ देखने लगी। कहने लगी, देखिए अली साहब, आप ऐसी बातें ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ फैजान की खातिर आपसे निकाह किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बच्चे को पहले से ही दुख मिले। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो आप वक्त दें ताकि मैं इस रिश्ते को संभाल सकूं। और आप ऐसा कभी मत कहना कि आप मुझे तलाक दे देंगी। मैं आपके मुंह से ऐसा हराम लफ्ज अगली बार नहीं सुनना चाहती। ठीक है आयशा, जैसा तुम कहोगी अब सिर्फ ऐसा ही होगा। ये कहकर अली यहाँ से जा चुके थे। अब मैं भी रिश्ते के बारे में सोचने लगी। अली ने मेरे साथ जो भी किया था वो नशे की हालत में किया था और जैसा भी है मेरा निकाह हुआ है इनसे। अब तो यही मेरे शौहर हैं। खैर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे और अब तो मुझे फैजान माँ करके भी कहने लगा था। अब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी और अली के साथ रिश्ता निभाऊंगी। ये सोचकर पूरे हक से आज मैंने अली के लिए तैयार हुई थी और अली से अपना हक मांगने के लिए थी। और जैसे ही ऑफिस से घर आए तो मामूल के मुताबिक सीधा अपने कमरे में चले गए। कमरे को देखकर वो भी हैरान रह गए थे, क्योंकि पूरा कमरा मैंने फूलों से सजा दिया था। तभी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब वो फैजान के कमरे में आए थे और जैसे ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखते ही कहने लगे, आयशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, आज मैं आपके लिए ही तैयार हुई हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। मैं शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे अपने कमरे में उठाकर ले गई और आज की रात पूरे हक से मेरे साथ वसूल कर रहे थे और मैं भी पूरे हक से इनके साथ दे रही थी। हम दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज शुरू किया था और यूं ही फैजान और अली के साथ मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। अली ने मुझे भी बहुत मोहब्बत से रखा था। जैसा वो फातिमा बाजी को खुशी से रखे हुए थे, वैसे ही मुझे भी हर खुशी दे रहे थे और यूं ही हमारी जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।